नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे परीक्षण वैधता के बारे में कि टेस्ट वैलिडिटी क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं और कौन कौन सी टेस्ट वैलिडिटी या परीक्षण वैधता होती है। कभी कभी हम साधारण बोलचाल की भाषा में कुछ सामान्य समझे जाने वाले शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, जैसे उसके पास घड़ी का वैध बिल है, यानी वैध बिल है, यानी वैलिड बिल है उसका। यह वेबसाइट अथवा पुस्तक सूचना का वैध स्रोत नहीं है। क्या स्रोत नहीं है? वैलिड या वैध स्रोत नहीं है। यह अच्छा व्यक्ति नहीं है क्योंकि उसने अवैध लेन देन किया है। कैसा? अवैध, जो वैध नहीं है ऐसा लेन देन किया है। तो कहने का तात्पर्य इन तीनों शब्दों में, तीनों उदाहरणों में वैधता या अवैध शब्द का उपयोग किया गया, वैध शब्द का उपयोग किया गया है। तो कहने का तात्पर्य कि कोई चीज़ हमारे पास मौजूद तो है, लेकिन वो वैध है या अवैध है, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले कि कोई परीक्षण वैध होता है या अवैध होता है तो कैसे होता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि परीक्षण के संबंध में वैधता होती क्या है। एक परीक्षण की वैधता इससे संबंधित है कि वह परीक्षण क्या मापता है, यानी किस चीज़ को मेजर कर रहा है और कितना सही तरीके से माप रहा है या मेजर कर रहा है। वैधता किसी परीक्षण की वह सीमा अथवा उद्देश्य है जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण किया गया है। वैलिडिटी कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात को मापते हैं कि कोई परीक्षण जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वैधता के प्रश्न की बात करें तो तीन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला है परीक्षण का प्रारूप, यानी फॉर्म ऑफ द टेस्ट, कि जो परीक्षण बनाया गया है उसका प्रारूप कैसा है। परीक्षण का उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य को लेकर परीक्षण बनाया गया है। और तीसरा है जनसंख्या तथा समष्टि, यानी वह परीक्षण किस जनसंख्या या समष्टि पर लागू होना है, लागू किया जाना है। दरअसल में वैधता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो 1928 में क्लार्क हल ने, एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार वैधता की जांच का प्रथम प्रयास किया कि भाई कोई चीज़ वैध है या नहीं है, परीक्षण वैध है कि नहीं है। वर्ष 1937 में फिर हेनरी गैरेट ने यह सुनिश्चित किया कि किसी परीक्षण की वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक एक परीक्षण वही मापता है जिसको मापने के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है, यानी वो जिस उद्देश्य का दावा कर रहा है। या परीक्षण जैसे बुद्धि परीक्षण है, कोई बुद्धि को मापने के लिए बनाया गया, तो वो ये दावा करता है कि भाई मैं बुद्धि परीक्षण को ही मापूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि उसका उद्देश्य क्या है परीक्षण का। वैधता के लिए पहला औपचारिक जो प्रकाशन था वो वर्ष 1954 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA द्वारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण और निदान तकनीकों के लिए तकनीकी अनुशंसाएं नामक एक दस्तावेज में किया गया। इसमें 4 मूल प्रकार की वैधताओं की बात की गई थी। कंटेंट वैलिडिटी या विषय वस्तु वैधता जिसको बोला जाता है हिंदी में, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी अनुमानिक वैधता, कंकरेंट वैलिडिटी समवर्ती वैधता, और चौथी थी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निर्मित या रचनात्मक या संरचनात्मक वैधता। वैधता की विशेषताओं की बात करें तो यह सतत और नियत त्रुटि का एक माप है, यानी ऐसी एरर जो कांस्टेंट रहे, यानी जिसमें बदलाव ना हो, वेरिएशन ना आए, उसका माप है ये। यानी ऐसी गलती जो लगातार होती रहे और उसी मात्रा में होती रहे जिस मात्रा में पहली बार हुई थी, अंत तक उसकी मात्रा चेंज नहीं हो, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं आए, यानी कांस्टेंट एरर, उसका माप है ये। यह बाह्य सहसंबंध का सूचकांक है, यानी एक्सटर्नल जो कोरिलेशन है उसका सूचकांक है, जहाँ परीक्षण अंक बाह्य मानदंड अंकों के साथ सहसंबंधित होते हैं। यानी स्टैंडर्ड जो अंक प्राप्तांक है, जो है अंक हैं, वो प्राप्तांकों के साथ सहसंबंधित होते हैं, तो परीक्षण की ये विशेषता वैधता की विशेषता कहलाती है। यह परीक्षा के अंकों के उद्देश्य या लक्ष्य से संबंधित है। अब जो वैधता है वो परीक्षा में प्राप्तांक है उनके उद्देश्य और लक्ष्यों से भी संबंधित है कि किस उद्देश्य और लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए वैधता मापी जा रही है। यह चर की मनोवैज्ञानिक निर्मित यानी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को इंगित करता है, जिसे व्यवहार की सहायता से अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। यानी ये जो वेरिएबल है ना, उसकी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट
यानी मनोवैज्ञानिक निर्माण को भी इंगित करता है। वैधता परीक्षण की विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करती है। कहने का तात्पर्य यदि कोई परीक्षण वैध है तो उसको विश्वसनीय होना ही चाहिए, यानी रिलायबल वो परीक्षण होना ही चाहिए। वैधता परीक्षण स्कोर्स की उद्देश्य पूर्णता को सूचित करती है, यानी वैधता ये बताती है कि जो प्राप्तांक प्राप्त किए गए, स्कोर्स प्राप्त किए गए हैं, उनका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर वह प्राप्तांक प्राप्त किए गए हैं। यानी एक विशेष उद्देश्य के प्राप्तांकों के आधार पर तय होता है कि उसकी वैधता है या नहीं है। 8 प्रकार की वैधताओं की हम बात करेंगे। विषय वस्तु वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, निर्मित वैधता, रचनात्मक वैधता या संरचनात्मक वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तीसरा है मानदंड या निकष वैधता, क्राइटेरियन वैलिडिटी। चौथा है समवर्ती वैधता या कनकरेंट वैलिडिटी। पांचवा है अनुमानिक वैधता या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। छठा है रूप वैधता, फेस वैलिडिटी। और सातवां है संश्रित अभिश्रित सम्मिलित वैधता, ये कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और अंतिम है 8 विभेदक वैधता या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब एक के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। विषय वस्तु वैधता या कंटेंट वैलिडिटी से तात्पर्य है कि किसी परीक्षण के जो आइटम्स है, पद हैं, और पद क्या हो सकते हैं, प्रश्न भी हो सकते हैं, कथन भी हो सकता है, अनुसूची भी की लिस्ट भी हो सकती है। विषय और विषय संबंधित कार्यों जिनके लिए इन पदों का निर्माण किया गया है के बीच मौजूद संबंधों की तरफ संकेत करती है। इसको ऐसे समझिए कि एक परीक्षण है। अब परीक्षण किस विषय को लेकर बनाया गया है, जैसे कोई परीक्षण है बुद्धि को लेकर बनाया गया है, हम बुद्धि का मापन हमें करना है उसकी। अब बुद्धि का मापन करना है तो उसमें जो पद होंगे वो बुद्धि को मापने वाले ही होने चाहिए, ना कि व्यक्तित्व को मापने वाले होने चाहिए, ना कि उसकी सामाजिकता को मापने वाले होने चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य ये कि वो जो पद हैं या आइटम्स है वो कथन भी हो सकते हैं, प्रश्न भी हो सकते हैं, अनुसूची भी हो सकती है। तो सारे के सारे उनका रिलेशन किससे होना चाहिए, उस बुद्धि से होना चाहिए। बुद्धि को ही मापने वाले वो आइटम्स होने चाहिए, तो उसकी तरफ संकेत करती है। अर्थात परीक्षण के केवल अध्ययन के क्षेत्र से संबद्ध विषय वस्तु का मूल्यांकन केवल, अब अध्ययन का जो क्षेत्र है उसकी विषय वस्तु का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं आइटम्स का, उन आइटम्स की प्रासंगिकता या रिलेवेंसी है कि नहीं है, और बोधगम्यता या कॉम्प्रहेंसिबिलिटी है कि नहीं है। ये तीनों चीज़ें हम वहाँ चेक कर लेंगे। तीनों सिद्धांतों का आधार पर कह देंगे भाई उसमें विषय वस्तु वैधता मौजूद है या नहीं है। नीचे एक उदाहरण है, बुद्धि का परीक्षण मान लीजिए हम बना रहे हैं तो उसमें मौखिक अभियोग्यता और गणितीय अभियोग्यता तो चलो उसके आयाम में है, डायमेंशन में शामिल है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कंटेंट है वो उसका प्रतिनिधित्व करना ही चाहिए। लेकिन अब सहानुभूति बुद्धि का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि सहानुभूति अलग चीज़ है। तो सहानुभूति को भी जैसे कंटेंट को हम उसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षण की विषय वस्तु वैधता कम हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यदि मैं व्यक्तित्व का उसमें डाल दूंगा तो बुद्धि का व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें कंटेंट भी वही डालना है जिस विषय वस्तु को मापने के लिए उसका निर्माण किया जा रहा है। दूसरा है निर्मित वैधता या रचनात्मक वैधता या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसका तात्पर्य है कि परीक्षण के निर्माण के समय किन अवधारणाओं और विचारों को लेकर वो परीक्षण बनाया गया है, तो उन वो अवधारणाएं और विचार उसमें शामिल होने ही चाहिए। निर्मित वैधता एक सैद्धांतिक अवधारणा है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और एक विशिष्ट मापन उपकरण या विशिष्ट मापन प्रक्रिया के बीच एक शर्त अथवा सहमति की तलाश करती है। यानी वो कह रहा है कि भाई जो निर्मित वैधता है वो क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो विशिष्ट है, तो वो विशिष्टता लिए हुए है। यानी अब व्यक्तित्व का परीक्षण बना रहा हूँ तो व्यक्तित्व विशिष्ट हो गया उसमें, तो उसमें उसके जो सैद्धांतिक कंसेप्ट है या विचार है उसमें थॉट्स, उसमें कंसेप्ट और थॉट्स व्यक्तित्व को मापने वाले ही होने चाहिए। यानी उनकी आइडियोलॉजी पर्सनैलिटी को मेजर में करने वाली ही होनी चाहिए, तभी उसमें निर्मित वैधता रचनात्मक वैधता होगी। वर्तमान में यदि कोई बुद्धि परीक्षण बनाया जाए तो बुद्धि की विभिन्न रचनात्मकताओं यानी कंस्ट्रक्ट्स को शामिल करना होगा। अब रचनात्मक कौन सी, जैसे गणित की बात करें, भाषाई, अब उसके अलावा किसी में सामाजिक इंटेलिजेंस भी हो सकती है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। अब हमने तो केवल उसमें गणित, तार्किक और भाषाई क्षमताएं डाली, तो कहने का मतलब है कि उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो नहीं निकल पाएगी, सोशल इंटेलिजेंस भी उसके आइटम तो हम डाले ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य जरूरी नहीं है कि किसी की तार्किक या गणितीय जो बुद्धि है वो तेज हो सकता है कम हो, लेकिन उसकी सामाजिक और जो इमोशनल इंटेलिजेंस वो बहुत ज़्यादा हो। तो कहने का तात्पर्य उसके लिए तो परीक्षण वैध होगा ही नहीं, तो यानी उसकी निर्मित वैधता परीक्षण की कमजोर हो जाएगी। तो कहने का मतलब सारे आयामों को हमें शामिल करते हुए कोई परीक्षण का निर्माण करना चाहिए, तो उसकी निर्मित वैधता या रचनात्मक वैधता अच्छी आएगी।
मानदंड या निकष वैधता या क्राइटेरियन वैलिडिटी की बात करें तो इसको उपकरणीय वैधता बोलते हैं। उपकरणीय इंस्ट्रूमेंटल वैलिडिटी, अर्थात जो परीक्षण बनाने वाला है ना, वो क्या करे कि किसी परीक्षण के मानदंड पहले ही निर्धारित कर ले। अब मानदंड कौन से कि भाई उसको कितनी देर में अनुप्रयोग में लाना है, यानी टाइम ऑफ अप्लाइंग क्या है उसका एप्लीकेशन का, मार्किंग कैसे होगी, कैलकुलेशन या गणना कैसे की जाएगी जो रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, और परिणाम जो प्राप्त होंगे व्याख्या इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, ये सब पूर्व निर्धारित होना चाहिए। तो क्या होगा, परीक्षण के मानदंड और निकष वैधता अच्छी होगी। समवर्ती वैधता या कनकरेंट वैलिडिटी, समवर्ती वैधता एक सांख्यिकी विधि है जो कि सहसंबंध का उपयोग करती है। अब सहसंबंध जितना उच्च होगा उस परीक्षण की समवर्ती वैधता उतनी अधिक होगी। मान लीजिए कि कक्षा 10 है, उसके सेक्शन ए और बी में अलग अलग विद्यार्थी हैं, तो हमने क्या किया कि एक परीक्षण बनाया। हम मान लीजिए बच्चों की गणितीय योग्यता जानना चाहते हैं, तो गणितीय योग्यता से का हमने या गणितीय और तार्किक योग्यता का परीक्षण बना लिया। पहले ए सेक्शन में डाल दिया और उसी दिन बी सेक्शन में डाल दिया, और उनके जो प्राप्तांक प्राप्त हुए उनके बीच कोरिलेशन निकाल लिया। तो ये जो सहसंबंध या सहसंबंध गुणांक प्राप्त होगा वही क्या है, उस परीक्षण की समवर्ती वैधता कहलाएगा। अब इसमें एक शर्त है, समवर्ती वैधता निकालने के लिए प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट विधि का उपयोग नहीं होता, यानी इसमें पूर्व और पश्च परीक्षण विधि का उपयोग नहीं किया जाता। यानी एट ए टाइम दोनों कक्षाओं पर वो परीक्षण डाल दिया जाता है, उसके प्राप्तांक प्राप्त कर लिए जाते हैं। यानी हमें इसमें कोई इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने का कंसेप्ट नहीं है इसमें। अनुमानिक या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, अब ये भी एक सांख्यिकी अप्रोच ही है, अनुमानिक या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी भी। लेकिन किसी परीक्षण की प्रेडिक्टिव वैलिडिटी निकालने का तरीका क्या है कि उसके किसी भी विद्यार्थी के पहले के यानी पास्ट जो परफॉर्मेंस है और वर्तमान परफॉर्मेंस के आधार पर भविष्य कथन करना। अब पास्ट परफॉर्मेंस का तात्पर्य ये है कि भाई बच्चे की पिछले प्राप्तांक, अब पिछले से मान लीजिए हमें किसी परीक्षण की अनुमानिक वैधता निकालनी है, तो हमने एक परीक्षण तैयार किया और बच्चों पे डाल दिया, उसके प्राप्तांक प्राप्त हो गए, उनको हमने प्रिजर्व या सुरक्षित रख लिया। फिर हमने कुछ समय तक उन बच्चों को इनोवेशन तरीकों से, नई नई स्ट्रेटजियों से, नई नई विधियों से या व्यूह रचनाओं से पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद पुनः उसी परीक्षण को फिर डाला 1 या 2 महीने के पश्चात। तो उसके बाद जो प्राप्तांक प्राप्त हुए तो और पहले जो प्राप्तांक प्राप्त हुए थे उन दोनों के बीच कोरिलेशन निकालेंगे, तो इससे प्राप्त जो कोरिलेशन या सहसंबंध गुणांक आएगा वो अनुमानिक वैधता कहलाएगा उस परीक्षण की। प्री टेस्ट का मतलब वही कि इनोवेशन कराने से पहले की स्थिति और इनोवेशन या व्यू रचनाओं से पढ़ाने के बाद की स्थिति को पोस्ट टेस्ट की स्थिति बोला जाएगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए बीएड के लिए हमने कोई बच्चों के लिए बनाया शिक्षा अभियोगिता परीक्षण, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमने क्या किया कि बीएड करने से पहले के बच्चों पे डाला और फिर उन्हीं बच्चों को बीएड करने के पश्चात उसी परीक्षण को उन्हीं बच्चों पे डाल दिया। तो दोनों के प्राप्तांकों में जो कोरिलेशन आएगा वो अनुमानिक वैधता कहलाएगा। प्रत्यक्ष या रूप वैधता या फेस वैलिडिटी, इसे विशेषज्ञ वैधता भी कहा जाता है, एक्सपर्ट वैलिडिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट क्या करता है कि बाहरी आवरण को देखकर यानी बाहरी रिव्यू करके आइटम विषय वस्तुओं की समीक्षा करके ही अनौपचारिक रूप से अपनी राय प्रस्तुत कर देता है। अब जैसे आप कभी कहते हैं ना कि भाई गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे जब शादी से पहले, विवाह से पहले देखने जाते हैं, तो वो गुण तो बाद में चेक होंगे, लेकिन विदिन 5 मिनट तो फेस वैलिडिटी चेक होगी, यानी वो बाहरी रंग रूप से कैसे दिखाई देते हैं। तो वो जो बाहरी रंग रूप से दिखाई दे वो उसके फेस वैलिडिटी। इसी तरह परीक्षण को बाहरी रूप की जो बाहरी तौर पर हम लोग देख के वैलिडिटी तय करते हो, फेस वैलिडिटी कहलाती है। सारे परीक्षणों की फेस वैलिडिटी नॉर्मल हम लोग देख के तय कर सकते हैं, बस इसके लिए एक्सपर्टाइजेशन जरूरी है, नहीं एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है वो आवश्यक है। संश्रित, अभिश्रित या सम्मिलित वैधता, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, वह वैधता जिसमें मूल चर यानी मेजर्ड वेरिएबल और स्टैंडर्ड या संकल्पनात्मक कंसेप्चुअल वेरिएबल को किन्हीं दो अन्य विधियों से मापने के पश्चात भी मूल चर और संकल्पनात्मक चर में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए एक कॉलेज के विद्यार्थियों के तनाव का अध्ययन हमें करना है, हमने कोई परीक्षण तैयार कर लिया। हमने क्या किया कि परीक्षण तो तैयार कर लिया, तो पहले तो उस परीक्षण को सर्वे मेथड से बच्चों को डाला और भरवा लिया। फिर हमने क्या किया कि डायरेक्ट प्रतिभागी ऑब्जर्वेशन यानी हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया कि उनकी नोटिंग की, ऑब्जर्व कर किया कि भाई तनाव कितना है।
फिर हमने जो सर्वेक्षण जो टेस्ट के माध्यम से किया था, तो उस सर्वेक्षण के परिणामों को, उन परिणामों को जब मिलाएंगे तो इसके बाद जो वैधता प्राप्त होगी वो संश्रित या विस्तृत या सम्मिलित वैधता या कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहलाएगी। अंतिम है विभेदक वैधता या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। वह वैधता जिसमें संकल्पनात्मक चर यानी कंसेप्चुअल वेरिएबल को मापने के लिए निर्धारित की गई विधियों में से किन्हीं अन्य तुलनात्मक चर का मापन किया जाए। कहने का तात्पर्य यानी हमने हमारे ऐसे उदाहरण ले लीजिए कि एक बुद्धि परीक्षण हमारे पास बहुत पहले से बना हुआ है, उसके स्टैंडर्ड सब कुछ तय किए हुए हैं। अब हमने नया एक बुद्धि परीक्षण बना लिया है। अब हमने क्या किया कि नए बुद्धि परीक्षण को बच्चों पे डाला और फिर उसके परिणामों को, यानी उससे जो हमारी वैलिडिटी प्राप्त हुई है उसको नए जो पुराने स्टैंडर्डाइज परीक्षण है उससे हमने मैच किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे 4-5 परीक्षण हमने बना लिए और उनकी सबकी तय की, तो पता चला कि सबकी जो बुद्धि परीक्षण है उनकी रिलायबिलिटी जो कोरिलेशन है वो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, यानी भिन्न भिन्न आ रहा है। तो ये जो भिन्नता है यानी उसके सहसंबंध गुणांक की भिन्नता ही उन परीक्षणों की विभेदक वैधता कहलाएगी। मान लीजिए कोई एक परीक्षण है हमने नया बनाया और पहले के 5 परीक्षण हैं उनकी वैलिडिटी पहले से तय है और हमने प्रत्येक का कोरिलेशन एक दूसरे से निकाल दिया परीक्षण से। तो कहने का तात्पर्य ये कि उनके जो सहसंबंध गुणांक में भिन्नता है वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहलाएगी कि ये परीक्षण तो बुद्धि को मापते हैं लेकिन 5-6 परीक्षणों में विभेदता मौजूद है। तो इस तरह से ये वैधता के बारे में आज हमने जाना। इसी के साथ धन्यवाद।